नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान गुरु, आपका दोस्त पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक पाठ 4 जो विज्ञान की एनसीईआरटी की किताब है उसको शुरू कर रखा है और आज खत्म करने वाले हैं। इस पाठ का आज ये अंतिम वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। कपड़े हर घर में होते हैं, हम सभी कपड़े पहनते हैं और उनको धोना भी पड़ता है। कपड़ा एक बात कहता है कि तू मेरी इज्जत कर, अगर तू मेरी इज्जत करेगा, देखभाल करेगा तो बाहर मैं तुम्हारी इज्जत करवाऊंगा। यानी कि कैसा भी व्यक्ति हो, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के बैठा है सुंदर लगता है, मैला कुचैला गंदे कपड़ों में बैठा है गंदा लगता है। तो कपड़े धुलना बहुत एक जरूरी टास्क है हर घर में। तो आज हम बात करेंगे कि भाई साबुन और सर्फ ऐसा क्या करते हैं कि कपड़े साफ धुल जाते हैं, बिना साबुन और सर्फ के कपड़े साफ क्यों नहीं धुलते। अच्छी बात है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे साबुन और सर्फ में अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं क्या, दोनों की क्रियाविधि अलग अलग है, क्यों कुछ जगह साबुन काम में ली जाती है और कुछ जगह सर्फ काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा साबुन कपड़े की सफाई करने के लिए केमिकली क्या मेथड काम में ले रही है, हम वो भी देखेंगे। तो आइए अब सीखना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है साबुन और अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया यानी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन वो अभिक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाई जाती है। मैं कक्षा 9 या 10 में था, उस वक्त हमारे विद्यालय में एक अलग से सब्जेक्ट चलता था, समाज उपयोगी उत्पादन कार्य, SUPW। उसमें सप्ताह में 1 या 2 पीरियड आया करता था और उसमें हम लोगों ने एक बार साबुन बनाई थी। यद्यपि तब तो हम बच्चे ही थे, इन चीज़ों को मजाक में लेते, बहुत गंभीर थे नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो करिकुलम बड़ा अच्छा था। बच्चों को किताबों से जोड़ने के अलावा उनको दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ना जरूरी है। तो उसमें क्या है कि साबुन बनाने के लिए आपको तेल लेना पड़ेगा, सरसों का, जैतून का, पाम ऑयल, आप कोई भी तेल ले सकते हो। और उस तेल की अभिक्रिया करवानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की क्रिया होने से बनती है साबुन और साथ में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल सह उत्पाद है। यह दवा उद्योग में, कॉस्मेटिक उद्योग में और खाद्य इंडस्ट्री में काफी काम आता है। ये वैसा ही है आम के आम गुठलियों के दाम। हमने बनाया तो था मुख्य रूप से साबुन और उसका सह उत्पाद भी बड़ा काम आता है। प्यारे बच्चों, ये C17H35COOH तेलों में पाए जाने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये जो लंबी कार्बन श्रृंखला का बना होता है। जब इसकी अभिक्रिया आप इससे करवाओगे तो देखो आपको पता है Na प्रबल होता है। Na इस हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है और बन जाता है C17H35COONA। ये मोटा मोटी सोडियम का वसीय लवण बन गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ही साबुन का अणु कहते हैं। और साथ में हमारा ग्लिसरॉल बन ही रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो तेलों में लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, सोडियम आ जाता है, ये साबुन का अणु बन जाता है। और जब आप तेल और NaOH को साथ में गर्म करके ठंडा करते हैं तो जो बट्टी बनती है वो कुछ ठंडा करने के बाद में उसको फिर काट लिया जाता है साबुन के टुकड़ों के रूप में। ये ही साबुन बाद में साफ सफाई के काम आती है। ये कैसे काम करता है वो बोर्ड के इस हिस्से में लिखा है, बाद में देखेंगे। पहले कुछ सवाल है, उनका जवाब ढूंढ लेते हैं। कठोर जल क्या होता है और उसमें झाग क्यों नहीं बनते। कठोर जल नाम से तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ये इतना कठोर होगा कि अगर गिलास में भर के किसी के मुंह पे मार दे तो माथा फूट जाए। ना जी, कठोर जल का मतलब ऐसा कठोर नहीं है कि वो पत्थर जैसा कठोर है। तो बहुत सारी जगहों की मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज्यादा पाए जाते हैं। जब पानी बरसता है तो ये बरसात का पानी इन आयनों के साथ में घुल लेता है और बाद में यही जमीन में जाता है तो ये आयन साथ में चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उस जगह की जमीन के अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर ये आयन ज्यादा होते हैं। ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाएं उस जल को कठोर जल कहते हैं। हाँ, ये पीने योग्य तो है, इतना जहरीला नहीं होता है, परंतु हाँ स्वाद इसका थोड़ा अजीब होगा और ये पाचन वाचन में इतना सही नहीं रहता है। तो भारी
धातुओं की वजह से इसको कठोर जल कह देते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगला सवाल आता है कि फिर ये साबुन के साथ में झाग क्यों नहीं देते? मेरे प्यारे बच्चों, जो कठोर जल होता है उसमें ये आयन होते हैं, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। जैसे ही आप उस जल के ऊपर साबुन रगड़ोगे तो साबुन ये है, आयन ये है, सोडियम उसमें से निकल करके इसको रिप्लेस कर देगा और इस प्रकार ये दोनों यहां जुड़ जाएंगे और एक अघुलनशील लवण बनाते हैं। ये जल में घुलता नहीं घुलता तो झाग बनते नहीं है और झाग नहीं बनते तो गंदगी हटती नहीं है। मोटा मोटी कठोर जल में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन साबुनों के साथ में अघुलनशील लवण बनाते हैं, जिसकी वजह से वो झाग नहीं देते और सफाई नहीं होती है। जो मैल जमा होता है उसे कहते हैं SCUM, स्कम। एक नंबर में कई बार पूछा हुआ है स्कम क्या होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर अपमार्जक क्या होते हैं और अपमार्जक कठोर जल में झाग कैसे देते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, साबुन बनाने के लिए तो हमने पामेटिक ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल काम में लिया था। ये सभी के सभी वनस्पति से प्राप्त होते हैं, परंतु अपमार्जक बनाने के लिए हम लोगों को लेना पड़ता है पेट्रोकेमिकल। वो केमिकल जो पेट्रोलियम में निकलते हैं, उन केमिकल्स के अंदर बेंजीन, टॉलुइन जैसे हाइड्रोकार्बन है। उन हाइड्रोकार्बन का पहले सल्फोनीकरण करवाना पड़ता है, सल्फर जुड़वाना पड़ता है, SO3H जुड़वाना पड़ता है और जब ये SO3H जुड़ जाता है तो उसके बाद इसकी NaOH से अभिक्रिया करवाई जाती है और अब जो प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं अपमार्जक। इसका मतलब ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं अपमार्जक जो होते हैं, और ये जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रभावित नहीं होते। इनके साथ में ये अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, झाग देते हैं, सफाई हो जाती है। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है और अपमार्जक सर्फ कठोर जल में भी झाग देता है। क्योंकि साबुन जो है वो वनस्पति तेलों का सोडियम लवण है, वसीय अम्लों का, जबकि हमारा अपमार्जक जो है वो पेट्रोकेमिकल्स का सल्फोनिक अम्ल लवण है। अब आगे चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है? इतनी देर से मैंने लगभग तो बता ही दिया आपको कि साबुन सोडियम और पोटेशियम के वसीय अम्ल है जो वनस्पति तेलों से बनते हैं, जबकि ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है और ये पेट्रोकेमिकल बेंजीन, टॉलुइन से बनते हैं। ये कठोर जल में अप्रभावी है जबकि कठोर जल में प्रभावी है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, साबुन जो है वो जैव अपघटनीय है और पर्यावरण हितैषी है। जैव अपघटनीय का मतलब होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इससे खत्म कर देते हैं। यानी कि अगर साबुन का पानी जल में गया है या मिट्टी में भी गया है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको तोड़ देंगे और ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परंतु जो पेट्रोकेमिकल्स है बेसिकली वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है भैया। जमीन के नीचे आज लाखों करोड़ों साल से वो पेट्रोल पड़ा है, वहीं पर खत्म नहीं हुआ। तो हम जो पेट्रोकेमिकल्स अब प्रोसेस कर रहे हैं वो खत्म कैसे होगा? किसी कारण से डिटर्जेंट से पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है, साबुन से कम होता है। मैं ये मानूं कि बोर्ड का आधा हिस्सा आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब आइए साबुन सफाई कैसे करती है इसकी मैं आपको थोड़ी सी सफाई दे देता हूं। देखिए कि साबुन कपड़े पर जो गंदगी जमा होती है, कपड़े पर दो तरीके की गंदगी होती है। एक तो होती है तेलीय गंदगी, एक होती है जलीय गंदगी। यानी कि ऐसी गंदगी जो जल में घुल जाए उसको तो अगर आप कपड़े को पानी में भी खंखोल करके निकाल लोगे तो वो धुल जाएगी, मिट्टी विट्टी तो यूं उतर जाएगी उसकी। परंतु जो हमारे कॉलर है या हमारे बाजू के आसपास है, यहाँ पर क्या होता है हमारी बॉडी से, त्वचा से तेलीय पदार्थ निकलते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं। उस पर जब वो मिट्टी चिपकेगी तो वहां पर गंदगी या मैल जमा हो जाएगा, वो फिर पानी से नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि वो उसका बेस बन गया है तेल। उसको हटाने के लिए हमें साबुन या अपमार्जक काम में लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर करना, ये साबुन का एक अणु है जिसके अंदर ये सोडियम वाला सर है और जो बाकी पूंछ है वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन है। C17H35 तो ये पड़ी और COON ये रहा। तो सोडियम का हिस्सा हमारा सर है और ये जल से प्रेम करता है। सोडियम जल से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है।
आपको ध्यान में होगा सोडियम आग पकड़ता है पानी के साथ में। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर तो सर्फ भी आग पकड़ना चाहिए। अरे नहीं भैया, इतनी ज्यादा मात्रा में सोडियम नहीं। पर हाँ, यदि आप हाथ पे थोड़ा सर्फ लेके 2-4 बूंद पानी डालोगे तो आप ये पाओगे कि आप वो जो आपने भिगोया है वो सर्फ गर्म हो गया है। तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम ने पानी के साथ में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की है। तो ये साबुन के अणु का एक चित्र है। जैसे ही कपड़े पर जो मैल लगा हुआ है उसको आप पानी से भिगो करके उस पर साबुन रगड़ते हो तो साबुन के हजारों लाखों अणु इस विलेन में आ गए हैं। कपड़े पर मैल है और वो पानी से भीगा हुआ है और साबुन के अणु उसके ऊपर तैर रहे हैं। साबुन का जो सर है वो तो जलरागी है, वो पानी में रह सकता है, लेकिन जो पूंछ है ना वो हमारी जल विरागी है। इसको पानी से डर लगता है, ये पानी से दूर भागती है। तो कहाँ जाएगी? जो कपड़े पर तेली गंदगी है ना उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी। तो 1 अणु 2 अणु ये झटाझट अपनी जो पूंछ है ना वो तेली गंदगी में डालना शुरू कर देंगे। सर तो बाहर ठीक है क्योंकि ये जल से प्रेम करता है, और पूंछ सारी की सारी इस तेल में जाके छुपने लग जाएगी। अब जो हिस्सा कपड़े पर चिपका हुआ है ये सारे के सारे उस हिस्से को भी उठाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे ये और अणु चिपकते जाएंगे और अंत में कपड़े से उसको अलग कर देंगे। इस प्रकार 4 या 5 स्टेप में मैंने डायग्राम समझाया आपको कि कपड़े पर चिपकी हुई गंदगी जो साबुन के अणु है वो उसको उठा देंगे और उसके चारों ओर एक फूल जैसी संरचना बना देंगे। उस फूल जैसी संरचना का नाम है मिसेल। और ये मिसेल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सीधा नाम देके पूछ लेते हैं कि मिसेल का डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो जब ये पूछे तो ये डायग्राम बनाना है और साबुन की सफाई का प्रक्रम ये रहा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, साबुन कपड़े कैसे साफ कर देती है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2.5 नंबर में कई बार आया हुआ है। इसी के साथ कक्षा पाठ जो 4 है उसको अलविदा करते हैं। अगले वीडियो में पाठ 5 शुरू करूंगा मैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें और मुझे सुझाव दें, कमेंट में डालें कि सर पढ़ाने की शैली ऐसी रखें। क्योंकि देखो, आदमी कहीं से भी सीख सकता है और एक गुरु के असली गुरु तो उसके शिष्य होते हैं, वही तो उसको सिखाते हैं।